नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ऐसा लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्रंप कार्ड अमेरिका में चल गया है। चारों तरफ से जिस तरह की खबरें आ रही हैं और जिस तरह के कूटनीतिक संकेत हमें मिल रहे हैं, उन्हें देखकर कहा जा सकता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का केंद्र बिंदु बन गया है। नरेंद्र मोदी ने पिछले 24 घंटों में अमेरिका से लेकर नेदरलैंड्स तक इंटरनेशनल दोस्ती के झंडे गाड़ दिए हैं। अमेरिका और भारत के बीच दोस्ती का नया युग शुरू हो चुका है। वैसे तो अमेरिका एक व्यापारी और पूंजीवादी देश है, लेकिन इस वक्त उसे भारत की जरूरत है। इसलिए दोनों देश मिलकर अर्थव्यवस्था के 6 पैक एब्स बना रहे हैं। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ नए सिरे से युद्ध लड़ने की कसम खाई है और इसके साइड इफेक्ट्स अब पाकिस्तान पर पड़ने शुरू हो गए हैं। आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन को अमेरिका ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है और इसी के साथ पाकिस्तान पर दबाव बढ़ गया है। फिलहाल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने उसे अपनी कस्टडी में ले लिया है। हालांकि पाकिस्तान में रहने वाले आतंकवादी पुलिस और आईएसआई की कस्टडी में भी मौज मस्ती ही करते हैं और डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाकर भारत पर हमले की प्लानिंग करते हैं। आज सवाल यह है कि पाकिस्तान जिहादियों का स्वर्ग क्यों और कैसे बना हुआ है। हमारे पास इस सवाल से जुड़ी हुई कुछ नई जानकारियां और आंकड़े हैं जो आज आपको हैरान कर देंगे। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ मिलाकर और एक दूसरे को गले लगाकर दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया है। भारत के इस प्रभाव को देखकर चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों की ईर्ष्या और जलन बढ़ गई है। ट्रंप के साथ भारत की ट्यूनिंग को देखकर भारत के पड़ोसी डिप्रेशन में चले गए हैं। पाकिस्तान ने अपने आतंकवादी सैयद सलाउद्दीन को कश्मीर का स्वतंत्रता सेनानी बताना शुरू कर दिया है, जबकि चीन अलग अलग सीमाओं पर लगातार घुसपैठ कर रहा है और अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में लेख छपवाकर भारत को चेतावनी दे रहा है। इससे पता चलता है कि चीन कितना बेचैन है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। बहुत जल्द हिंद महासागर में मालाबार सैन्य अभ्यास होने वाला है और इसमें भारत, अमेरिका और जापान एक साथ युद्ध अभ्यास करेंगे। ऐसे में आने वाला वक्त कूटनीतिक संबंधों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की केमिस्ट्री से भारत को कितना आर्थिक लाभ होगा, ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इससे जो कूटनीतिक संकेत दुनिया को मिले हैं वो भारत के पक्ष में जाते हैं। हम इस सांकेतिक कूटनीति को भी आज डिकोड करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। भारत और अमेरिका के संबंधों में नजदीकी से चीन नाराज हो गया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन के बढ़ते असर की वजह से भारत और अमेरिका एक दूसरे के करीब आ गए हैं। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन को रोकने के लिए अमेरिका के साथ मोर्चा बनाना भारत के हित में नहीं है। इसका विनाशकारी परिणाम भी हो सकता है। भारत अपनी गुट निरपेक्ष नीति को छोड़ते हुए अगर चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका का मोहरा बनता है तो वो नए संकट में पड़ जाएगा। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी लिखा कि पहले भी सोवियत संघ और अमेरिका ने भारत को चीन के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की थी, लेकिन नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। भारत और चीन के सैनिकों के बीच विवाद के बाद गृह मंत्रालय में अहम बैठक बुलाई गई। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के अलावा बैठक में सेना, आईटीबीपी और दूसरे अधिकारी मौजूद थे। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक हाल के दिनों में भारतीय सीमा में चीन के सैनिकों की घुसपैठ बढ़ी है। सिक्किम के अलावा दूसरे राज्यों में भी चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की। पिछले 45 दिन में ही चीन के सैनिकों ने करीब 120 बार घुसपैठ की है। 2016 में चीन के सैनिकों ने 240 बार घुसपैठ की थी। सबसे ज्यादा घुसपैठ लद्दाख सेक्टर में हुई है। उत्तराखंड के चमोली में चीन के हेलीकॉप्टर करीब 500 मीटर तक भारतीय सीमा में दाखिल हुए। जून के पहले हफ्ते में चीन के सैनिकों ने सिक्किम के डोका ला इलाके में भारतीय सीमा के भीतर घुसकर भारतीय सैनिकों के साथ धक्का मुक्की की। इसके अलावा चीन के सैनिकों ने भारत के 2 अस्थायी बंकर भी ध्वस्त कर दिए। इसके बाद चीन के रक्षा मंत्रालय ने भारत के सैनिकों पर घुसपैठ का आरोप भी लगाया। हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन पर अमेरिका की पाबंदी से पाकिस्तान चिढ़ गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में अमेरिका के फैसले को गलत बताया है। बयान में पाकिस्तान ने कहा है कि कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करने वाले को आतंकवादी घोषित करना गलत है। हम कश्मीर के लोगों को राजनैतिक और नैतिक समर्थन देना जारी रखेंगे। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका की पाबंदी के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई सैयद सलाउद्दीन को सुरक्षित ठिकाने पर ले गई है। कल अमेरिका के विदेश विभाग ने सैयद सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया था।
अमेरिका ने भारत को गार्जियन ड्रोन बेचने की मंजूरी दे दी है। गार्जियन ड्रोन से भारत को समंदर की निगरानी रखने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच डेलीगेशन लेवल की बैठक में ड्रोन बेचने के फैसले को मंजूरी मिली। हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाहुद्दीन पर अमेरिकी पाबंदी के फैसले को भारत के लिए बेहद अहम बताया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारी मांग है अरसे से। हमें पता है कि इन्होंने क्या किया है हमारे खिलाफ, किस हद तक उन्होंने लोगों को उकसाया है। हमारी उम्मीद ये अब होगी कि उनके सलाहुद्दीन के लिए अब जगह बहुत कम रह जाएगी और उन पर दबाव बढ़ता जाएगा। हालांकि कांग्रेस ने पीएम के अमेरिका दौरे पर निराशा जताई है। जो साझा बयान भारत और अमेरिका की तरफ से दिया गया है वो अत्यंत ही डिसअपॉइंटिंग है, निराशाजनक है। ये जो बैठक हुई या मुलाकात हुई राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बीच, उसमें से कुछ भी नहीं निकला है। 3 देशों की यात्रा के आखिरी पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड्स पहुंचे। द हेग में पीएम मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रटे से मुलाकात की। रटे ने भारत को मजबूत अर्थव्यवस्था बताया। रटे ने कहा कि नीदरलैंड्स के पास पेशकश के लिए बहुत कुछ है। पीएम मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का पुराना दोस्त बताते हुए मजबूत रिश्तों पर जोर दिया। बिहार में राष्ट्रपति पद उम्मीदवार के समर्थन को लेकर बटा महागठबंधन टूट की कगार पर पहुंचता दिख रहा है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने चेतावनी दी कि नीतीश कुमार के खिलाफ बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। त्यागी ने कहा, हम एनडीए में ज्यादा खुश थे। हमें कभी किसी स्टेज पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने असहज महसूस नहीं होनी थी। इस तरह की बयानबाजी और इस तरह के चरित्र हनन की निंदा अभियान की कोई वारदात हुई हो हमें याद नहीं। कांग्रेस का कहना है कि नीतीश कुमार का रामनाथ कोविंद को समर्थन करने के पीछे कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है। एक तरफ गठबंधन में यहाँ रहते हैं, दूसरी तरफ वोटिंग दूसरी तरफ करते हैं, तो क्या आपको किसी बात का डर है या आप कहीं चालाकी चल रहे हैं या कहीं पर किसी तरह की कोई धूर्तता है कि आप अंडर द टेबल हाथ मिलाए हुए हैं? किस तरह की बात है, आप ही स्पष्ट कर दीजिए। सोमवार को कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि बिहार की बेटी की हार पर पहला फैसला नीतीश कुमार ने लिया है। इस बयान के बाद से जेडीयू कांग्रेस पर हमलावर है। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच फोन पर बातचीत हुई। बातचीत के बाद नीतीश कुमार ने जेडीयू नेताओं को महागठबंधन के भविष्य पर बयानबाजी बंद करने को कहा है। अमरनाथ यात्रा कल से शुरू हो रही है। यात्रियों का पहला जत्था कल सुबह करीब 5 बजे रवाना होगा। ये जत्था 29 जून को बाबा बर्फानी के दर्शन करेगा। आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि अमरनाथ यात्रा पूरी सुरक्षा से निपटी जाए और कोई अगर ऐसी बात होगी तो उसका मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। पहले जत्थे में करीब 2000 श्रद्धालु 2 अलग अलग समूहों में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना होंगे। शाम तक श्रद्धालुओं का ये पहला जत्था पहलगाम और बालटाल पहुंचेगा। We have made appropriate security arrangement for Amarnath Yatra and even otherwise general area security in Jammu and Kashmir. We are working with the Shrine Board especially for the Amarnath Yatra and we hope that our arrangements are adequate and will be successful in our अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा इंतजाम को लेकर आज गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक भी हुई। यूपी में अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट कार्ड पेश किया। योगी ने अपनी सरकार के कामकाज को संतोषजनक बताया। योगी ने कहा कि हम सभी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं। योगी ने कर्ज माफी, एंटी रोमियो स्क्वाड और सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का भी जिक्र किया। योगी ने ये भी कहा कि हम प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना चाहते हैं। हमें प्रदेश को माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए हम संकल्पित हैं। इसके तहत भूमाफिया के विरुद्ध कार्रवाई के लिए एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। मायावती ने कानून व्यवस्था पर योगी सरकार को घेरते हुए 100 में से 1 भी नंबर नहीं दिया। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण को लेकर तो इस सरकार को 100 दिनों में 100 में से 1 नंबर भी नहीं दिया जा सकता है।
किसने कहा उनसे 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड आप लोग दें? जब कोई रिपोर्ट आपकी है ही नहीं, कोई प्रगति आपने 100 दिन में की नहीं और आप एक पुस्तिका लेकर के बैठ जाते हैं दिखाने के लिए। यूपी के रायबरेली में जमीन विवाद में 5 लोगों की हत्या कर दी गई। घटना कल शाम की है। आरोप है कि जमीन के विवाद में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री मनोज पांडे के करीबी मनीष मिश्र समेत 5 लोगों की अपटा गांव के ग्राम प्रधान के बेटे राजा यादव से बहस हुई। विवाद बढ़ने पर मनीष मिश्र और उनके साथियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनकी गाड़ी बिजली के खंभे से टकराकर पलट गई। बिजली खंभे से उनकी गाड़ी टकराई है और खंभा पूरी तरह से डैमेज हो गया है और तार जो है, बिजली का तार उनकी गाड़ी पे गिरा जिससे कि उसमें आग लग गई। 2 लोग संभवतः वहीं आग से जल के मर गए और जो बाकी लोग निकल के भागने की कोशिश किए उनको भीड़ ने घेर करके उनको भी मारा। पुलिस का कहना है कि 3 लोगों की हत्या गांव वालों ने की, जबकि 2 लोग हादसे के शिकार हुए। वहीं बचकर भागे पीड़ितों का कुछ और ही कहना है। राजा यादव गाड़ी में तेल डाल के उसमें आग लगाना शुरू कर दिए। हमारी आंखों के सामने देखते देखते हमारे भाई और उनके साथ एक लड़का और 2 लोग उसी गाड़ी में जल गए। पुलिस ने इस मामले में 7 में से 6 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गांव में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। यूपीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार मीरा कुमार का कहना है कि राष्ट्रपति चुनाव विचारधारा के आधार पर लड़ा जाएगा, न कि जाति के आधार पर। मीरा कुमार ने आज सभी सांसदों और विधायकों से अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट देने की अपील की। अद्वितीय अवसर है इतिहास रचने का। ऐसे अवसरों पर सब ओर से ध्यान हटा करके अंतरात्मा की आवाज सुनी जानी चाहिए। मीरा कुमार कल विपक्ष के बड़े नेताओं की मौजूदगी में राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगी। वो 30 जून से साबरमती आश्रम से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगी। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद भी कल केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू के साथ विधायकों का समर्थन जुटाने जम्मू कश्मीर जाएंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन प्रहार की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी न्यूज के पास हैं। इन तस्वीरों में सीआरपीएफ जवान जंगल में कैंपिंग और कॉम्बिंग ऑपरेशन करते दिख रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ ये ऑपरेशन सीआरपीएफ ने 23 जून से 26 जून के बीच सुकमा के तोंडा मरका और बड़े केड़वाल इलाके में चलाया था। इलाके में सीनियर नक्सल नेताओं की मौजूदगी की जानकारी मिली थी। टीम इंडिया के डायरेक्टर रह चुके पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री टीम के नए कोच की रेस में शामिल होने जा रहे हैं। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक कोच पद के लिए आवेदन भेजने की डेडलाइन 9 जुलाई तक बढ़ने के बाद अब शास्त्री अपनी दावेदारी पेश करने जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अगर शास्त्री कोच बनने की रेस में शामिल होते हैं तो वे ये चाहेंगे कि उन्हें 2019 वर्ल्ड कप तक यानी अगले 2 साल का फुल कॉन्ट्रैक्ट मिले। इतना ही नहीं, शास्त्री अपनी पसंद की सपोर्ट स्टाफ टीम भी चाहेंगे। शास्त्री अगस्त 2014 से जून 2016 तक टीम इंडिया के डायरेक्टर रह चुके हैं। कोच के तौर पर रवि शास्त्री कप्तान विराट कोहली की पहली पसंद माने जाते हैं।